हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आपके अपने ही चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए और साथ ही साथ किस प्रकार की कंपनीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी तरह बचना चाहिए। तो लुपिन, जैसे कि हमें इस कंपनी का नाम काफ़ी बार सुना हुआ है। फार्मास्यूटिकल की एक बड़ी कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप करीबन 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। दैट्स मीन ये एक मिड सेक्टर से और एक ग्रेटर सेक्टर की कंपनीज़ को माना जा सकता है। और इसके जो शेयर का प्राइस है, करंट प्राइस जो है वो 979 रुपये 55 पैसे के करीब इसका शेयर प्राइस है। और इसके जैसे कि 52 वीक लो और हाई भी इसमें दिए हुए हैं। लगभग अपने 52 वीक हाई से लगभग 150 से 200 रुपये अभी नीचे चल रहा है। और इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू किसी भी शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जो शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ इशारा करती है, जो ये बताती है कि उस शेयर के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो टैक्सेस हैं और जो सभी प्रकार के जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती है, उसको हटाने के बाद में पर शेयर की जो वैल्यू आ रही है उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसका स्टॉक PE रेशियो है जो नहीं दिया हुआ है। उसका एक प्रमुख कारण जो है वो ये है कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है और रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का आप जानते हो कोई मीनिंग नहीं है PE रेशियो देने का, क्योंकि यदि किसी PE रेशियो किसी स्टॉक का यदि कम है तो इसका मतलब है कि वो शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो ये है कि वो सिक्के पर रिलायबिलिटी मार्केट में कम है। तो नेगेटिव है तो दैट्स मीन इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.61% है। डिविडेंड यील्ड का मीनिंग ये होता है कि जो ये शेयर है उसका जो डिविडेंड जो अनाउंस किया जाता है वो उसके शेयर की कंपैरिजन में कितना परसेंट है। और सेल्स ग्रोथ में भी नेगेटिव ग्रोथ रही है, 3.98% है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। अब ये इसकी परफॉर्मेंस चार्ट है, जो 1 ईयर का परफॉर्मेंस चार्ट लगाया गया है आपके सामने। इस परफॉर्मेंस चार्ट से हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1100 रुपये के करीब रही है, जो कि अभी कुछ इस टाइम पहले इसकी वैल्यू रही थी। अब चूँकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है और हम सभी जानते हैं कि आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, कोरोना जो पैंडेमिक फैला पूरी दुनिया में, उसमें जो सबसे ज़्यादा सेक्टर जिसने परफॉर्मेंस दिया वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर रहा है। इस वजह से इसके कुछ पैरामीटर्स आपको अच्छे से और बढ़िया की टर्म्स में मिल सकती हैं। ये इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। कंपनी ने अपने जो डेट है उसको रिड्यूस किया है। और इसके जो कॉन्स में हम देखें तो वो है कि इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जो भी हमने ऊपर बुक वैल्यू देखी तो उससे 3.54 टाइम्स इसके प्राइस है। मतलब इतना महंगा शेयर मिल रहा है उसके बुक वैल्यू की कंपैरिजन में भी। बुक वैल्यू मैंने पहले भी कहा इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ इशारा करती है। यदि उसकी तुलना में 3 गुना इसका करंट प्राइस है तो दैट्स मीन ये शेयर अभी काफ़ी महंगा है। और हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो वो काफ़ी पुअर रही है, और 3.78% जो काफ़ी कम मान सकते हैं हम 5 ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस रही है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो किसी भी शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि उसकी जो नेट इनकम के अंदर टोटल शेयर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये शो करने की कोशिश करता है कि पर शेयर कितना कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। ओके, तो ये काफ़ी कम रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो किसी भी कंपनी के लिए ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल वाइज अच्छी इशारा नहीं कर रहे हैं सभी चीज़ें। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी कंपनी में लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए होता है क्या कि यदि कोई मान लो शेयर यदि टूटता है और वो फाइनेंशियल रीज़न से न टूट करके किसी पैंडेमिक या किसी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से टूट रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि वो उस प्राइस पे कुछ टाइम बाद में पहुंच जाएगा। लेकिन वो फाइनेंशियली कैसे परफॉर्मेंस करेगी ये उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। तो आप इस कंपनी के शेयर को हम ये कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो ख़रीद सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो या लॉन्ग टाइम के लिए रखो। तो चूँकि शेयर मार्केट में कंफर्मेशन किसी चीज़ का नहीं होता, गारंटी किसी बात की नहीं होती है और किसी प्रकार की श्योरिटी के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन
हम किसी शेयर के अच्छी चीज़ ढूंढें उससे बेटर है कि हम किसी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस में ये देखने की कोशिश करें कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है, और यदि मान लो उसके फंडामेंटल से मैच नहीं करते तो उस केस में हमें उस शेयर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके धोखा खाने या फिर आगे जा कर के हमारे अपने ही पैसे को लॉस करने से बेटर है कि हम उसके बारे में पहले स्टडी कर लें। क्योंकि महान जो थिंकर हैं शेयर मार्केटिंग के टर्म्स में बात कर लें या फिर इस फील्ड के अंदर वर्ल्ड के जो सबसे अमीर लोगों वारेन बफेट है, उन्होंने कहा है कि आपका पैसा चूँकि आपने बहुत मेहनत से कमाया तो उसको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना होता है। आप उसको यूं ही या बिना स्टडी करे हुए कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब देखिए इसके कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने लगाए गए हैं, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में ग्रोथ हुआ है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सेल्स में ग्रोथ हमें ये भी बता रहा है कि जो पैंडेमिक थी उसमें फार्मास्यूटिकल ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसके सेल्स में जो ग्रोथ हुआ है और जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी हद तक रीज़न इस पैंडेमिक की वजह से रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके बढ़िया है 14%, हालांकि इसमें लगातार गिरावट आई है। सितंबर 2017 से 22% से 14% पे आ गए, इसमें लगातार गिरावट रही है। और अदर इनकम में देखें तो अदर इनकम के सोर्सेज में काफ़ी बदलाव आया और वो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हालांकि ये पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी के कोर बिजनेस के अलावा यदि किसी प्रकार की इनकम में यदि वृद्धि हो रही है तो दैट्स मीन ये एक खतरे के सिग्नल की तरह होता है किसी भी कंपनी के लिए। इंटरेस्ट में लगातार काफ़ी बदलाव आया, डिप्रिसिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अदर इनकम ये एक तरीके की लायबिलिटी की तरह होती है। इसका बढ़ना कंपनी के ऊपर ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ शो करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करें तो वो उसमें इस क्वार्टर के अंदर चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस रहे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के अंदर। और नेट प्रॉफिट में भी इस क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है जो सितंबर 2018 के क्वार्टर्स के थे, अब ये जून 2020 के क्वार्टर्स में हम देखें तो उसमें भी चेंजेस आए हैं। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी काफ़ी कमी इसमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम बात करें तो इस शेयर की जो क्वार्टरली रिज़ल्ट देखें तो उसमें इतने चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं रहे हैं जितने होने चाहिए थे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की कंपनी होने के बाद भी यदि आपकी पी रेशो कमज़ोर आ रहा है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यदि कमी आई है, वो यदि जितनी एक्सपेक्टेड थी उतना नहीं बढ़ पाया है, नेट प्रॉफिट में उसमें कमी आई है, तो दैट्स मीन इसके फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं हमें इसकी कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो इस तरीके से हैं आपके सामने लगाए गए हैं। इसमें भी ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं। अब हम बात करें टीटीएम की, दैट्स मीन ट्रेलिंग 12 मंथ, अर्थात जो 12 मंथ के अंदर किस प्रकार से कंपनी के जो ग्रोथ रही है, सेल्स रही है, एक्सपेंसेस रहे, किस तरीके से रही है, वो सब आपके सामने लगाया गया है। इसमें भी हालांकि मार्च 2020 वाले क्वार्टर से इसमें काफ़ी कमी आई है और मार्च 2019 से पॉजिटिव वृद्धि दिखाई है इसमें, लेकिन 12 मंथ में ओवरऑल इसका 15,000 करोड़ के आसपास रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2083 करोड़ के आसपास रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% के आसपास रहा है, उसमें कमी आई है मार्च 2020 की तुलना में। यदि 12 मंथ का 14% है तो दैट्स मीन ओवरऑल इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, तो वो एक नेगेटिव सिग्नल है। तो ये बातें किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी आपके सामने लगाया गया है, वो 642 करोड़ है, जो भी पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी कम है। और उससे पहले के जो क्वार्टर्स थे, उससे पहले के जो ईयर्स थे, उसमें लगातार गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल जो बात करें हम अर्निंग पर शेयर में नेगेटिव वृद्धि रही है, तो ये किसी भी शेयर के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि यदि उसकी अर्निंग पर शेयर ही नेगेटिव हो, तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इस कंपनी के कितने कमज़ोर है। और नीचे की तरफ सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स के अंदर जस्ट 12.41% रहा है और 3 ईयर्स के अंदर तो जस्ट नेगेटिव इसने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। तो ये एक ऐसा सिग्नल है जो बता रहा है कि कंपनी के सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो कम की तरफ जा रहा है, वो कम ही हो रही है, सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और उसकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है वो भी नेगेटिव ही इसकी रह रही है। तो दैट्स मीन
ये हमें इसके कमज़ोर फाइनेंशियल की तरफ बता रही है कि हमें किस तरीके से इस तरह के शेयर को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। 10 ईयर्स में हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.63% है, उसे कम नहीं कहा जा सकता, बुरा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 ईयर्स की और 8 ईयर्स की, जो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बढ़िया था, तभी 10 ईयर्स के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी 14.63 रहा। लेकिन अब लगातार इसमें कमी आना ये शो कर रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल डगमगाहट की तरफ बढ़ रही है। तो ये इसकी बैलेंस शीट है कंपनी की, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शेयर कैपिटल इसका 91% है, रिजर्व्स में कमी आई है, बोरोविंग्स में भी हालांकि कमी आई है, लाइबिलिटीज़ ओवरऑल कम हुई है, साथ ही साथ इसकी जो असेट्स थी उसमें भी उसी प्रकार से कमी दिखा रही है। तो ओवरऑल बात करें शेयर की, तो ये इसके कैश फ्लोज के बारे में बताया गया है, जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से लेकर के कैश फ्रॉम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें भी किसी प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस हालांकि नहीं आए हैं। नेट कैश फ्लो ओवरऑल मार्च 2020 के अंदर पॉजिटिव रहा है, जो कि उससे पिछले साल वाले जो क्वार्टर है उसमें नेगेटिव से काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। और ये कुछ रेशोज़ है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसमें लगातार कमी आई है, जो एक नेगेटिव पक्ष को और इशारा करिए। डेब्टर डेज जो है उसमें भी वृद्धि हुई है, ये एक नेगेटिव थिंग है कि यदि डेब्टर डेज बढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि जो इसके रिकवरी है, मतलब जो इसके पैसे, जो इसके जो पैसे लायबिलिटीज़ बनती है, पैसे कस्टमर्स की तरफ से, उसमें दिनों की वृद्धि हो रही है, तो दैट्स मीन उसके रिकवरी टाइम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, वो पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से उसके जो कंपनी के जो उसका पैसा आ रहा है उसमें, तो उसके लिए बता रही है कि किस तरीके से उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल की तरह बताती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 46.92% प्रोमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, FII इसके परसेंट लगभग 22% के आसपास हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में लगभग 19% के आसपास हिस्सेदारी है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास भी 0.29%, और पब्लिक के पास जो रिटेल इन्वेस्टर उनके पास भी 12.91% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल ये सारा एनालिसिस जो लुपिन कंपनी के बारे में था, ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो फार्मास्यूटिकल की ये कंपनी, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्ट करने में फ़ायदा हो सकता है, किंतु ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा। ये एक ऐसा घोड़ा साबित नहीं होगा कि आपको लॉन्ग टाइम में काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दे सके, या फिर लॉन्ग टाइम में आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सके। तो मेरी यही आपको सलाह है कि आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, इसकी कंपनी के बेसिक्स को पढ़ें, और फिर एक अच्छा डिसीज़न आप अपने स्तर पे लें, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के जो लायबिलिटीज़ रहेंगी वो भी आपकी ही रहेगी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस कंपनी में। तो किसी भी प्रकार के डिसीज़न लेने से पहले ज़रूर इसके फाइनेंशियल पढ़ें आप, और फिर देन इसके ऊपर डिसीज़न लें। बस मैं अपने वीडियो को यही कंप्लीट करना चाहूँगा। आपको यदि एनालिसिस ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि फाइनेंशियल अवेयरनेस के तौर पर जो हमने न्यू वीडियोस की एक श्रृंखला चालू करी उसको हम कंटिन्यू रख सकें। और धन्यवाद मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू।